ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो गुजरात के भरूच शहर से आई है। और इन तस्वीरों में आपको जो भीड़ दिख रही है वो भीड़ ना तो रेलवे स्टेशन की भीड़ है, ना किसी बाजार की है, ना किसी एयरपोर्ट की है, और ना ही यहां किसी धर्मगुरु का कोई सत्संग चल रहा है। ये भीड़ उन हजारों युवाओं की है जिन्हें किसी भी तरह से एक नौकरी चाहिए, और ये नौकरी भी सरकारी नहीं है बल्कि प्राइवेट नौकरी है। ये भीड़ गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाने के लिए इकट्ठा हुई थी, जिसे पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवारों की तलाश थी। लेकिन जिस होटल में इन नौकरियों के लिए इंटरव्यू चल रहे थे वहां एक साथ हजारों युवा पहुंच गए, और स्थिति यह हो गई कि इन युवाओं ने इस नौकरी की रेस को जीतने के लिए न सिर्फ एक दूसरे के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की की, बल्कि इस होटल की रेलिंग को भी तोड़ दिया। और ये तस्वीरें भी ऐसे दिन आई हैं जब दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस मना रही है और पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जरा सोचिए, जिस प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए ये इंटरव्यू चल रहे थे वो नौकरी बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा और केमिकल की पढ़ाई करने वाले उन उम्मीदवारों के लिए थी जिनके पास कम से कम 3 वर्षों और अधिकतम 10 वर्षों का अनुभव है। लेकिन इसके बावजूद इन नौकरियों के लिए हजारों पढ़े लिखे युवा इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या और कम होती नौकरियां और संसाधन कितना गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यूज जो चल रहे थे, अब आप देख लीजिए। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अब हमारा अपना देश भारत बन चुका है। यानी अगर जनसंख्या के मामले में कोई प्रतियोगिता होती, ओलंपिक खेलों जैसा कोई आयोजन होता, तो भारत उसमें गोल्ड मेडल जीत लेता। हम इस मामले में वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इस समय दुनिया की कुल आबादी 800 करोड़ है, जिसमें भारत की आबादी 142 करोड़, चीन की आबादी 141 करोड़, अमेरिका की 34 करोड़, इंडोनेशिया की 28 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन भारत में जनसंख्या के हिसाब से लोगों के पास रहने के लिए जगह भी कम है और जीने के लिए संसाधन भी बहुत कम है। अब जरा एक तुलना कीजिए। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 438 लोग रहते हैं। आप याद रखिएगा, 1 वर्ग किलोमीटर में 438 लोग भारत में रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में इतने ही इलाके में 312 लोग रहते हैं, चीन में 152 लोग रहते हैं, इंडोनेशिया में 153 लोग रहते हैं और अमेरिका में 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सिर्फ 37 लोग रहते हैं। तो सोचिए, कहां अमेरिका जहां 37 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, और कहां हमारा देश जहां 438 लोग रहते हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारा देश जिस भारत नाम के घर में रहता है वो घर जनसंख्या से हाउसफुल हो चुका है, और अब भी इसमें हर महीने 10 लाख लोग बढ़ते जा रहे हैं। यानी आज अगर आप भारत की स्थिति देखें तो हर जगह आपको हाउसफुल दिखाई देगा, और इसीलिए हर जगह लंबी लंबी कतार हैं और हर जगह आपको यह सुनने को मिलेगा कि आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हमारे देश में लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है ये सुनते सुनते कि आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, आप वेटिंग लिस्ट में हैं। जब आपका नंबर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, और फिर वो नंबर कभी नहीं आता। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से संसाधन नहीं है। भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों पर एक एयरपोर्ट है, 2 लाख लोगों पर एक रेलवे स्टेशन है,
1 लाख लोगों पर 900 सीटों की सिर्फ एक यात्री ट्रेन है। 10,000 लोगों पर 70 सीटों की सिर्फ एक सरकारी बस है। देखिए, और 5300 लोगों पर एक एटीएम है हमारे देश में। प्रत्येक औसतन 1 करोड़ लोगों पर हमारे देश में एक हिल स्टेशन है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब हिल स्टेशन पर लोग जाते हैं तो कितनी भीड़ लग जाती है। हिल स्टेशंस पर भी हाउसफुल है। 4 करोड़ लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है और 18 लाख लोगों पर हाई कोर्ट का एक जज है। इसी तरह भारत में औसतन 26 लाख लोगों पर लोकसभा का एक सांसद है, जबकि ब्रिटेन में 1 लाख लोगों पर एक सांसद है। और जो ब्रिटेन क्षेत्रफल के मामले में भारत के उत्तर प्रदेश के बराबर है, उस ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के कुल 650 सांसद हैं, लेकिन उतने ही क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सिर्फ 80 सांसद हैं। और सोचिए, जब ब्रिटेन में 1 लाख लोगों पर एक सांसद होगा और हमारे देश में 26 लाख लोगों पर एक सांसद होगा, तो हमारे देश में स्थिति कैसे बेहतर होगी। इसीलिए हमारे देश में लोग अपने सांसद से, अपने विधायक से अक्सर परेशान रहते हैं, अक्सर नाराज रहते हैं, क्योंकि सांसद की भी गलती नहीं है। एक व्यक्ति भला 26 लाख लोगों की सेवा कैसे कर पाएगा, जबकि दूसरे देशों में जो ये रेशो है ये कहीं ज्यादा कम है। और यहां बात सिर्फ सांसदों की और विधायकों की नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 35,000 लोगों पर एक शमशान घाट या कब्रिस्तान है। 35,000 लोगों पर एक। यही स्थिति नौकरियों की है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ है, जिनमें 91 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं, लेकिन इनमें रोजगार 58 करोड़ लोगों के पास ही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में बढ़ती जनसंख्या का विषय कितना गंभीर है। हो सकता है आपको मेरी ये सारी बातें बोरिंग लग रही हो सकता है आप अपना चैनल इस समय बदल दें, हो सकता है आपको लगे कि किसी दूसरी जगह इससे कहीं ज्यादा मसालेदार खबर आ रही है, वो देखते हैं। लेकिन यह खबर आपकी जिंदगी को आपकी जिंदगी पर असर डालती है। यह खबर आपके भविष्य के बारे में है, यह खबर आपकी परेशानियों के बारे में है, यह खबर आपके परिवार के बारे में है। और आपके परिवार के लिए जो संसाधन लगातार सीमित होते जा रहे हैं, मौके जो लगातार सीमित होते जा रहे हैं, जगह जो लगातार सीमित होती जा रही है, आपके घर लगातार छोटे होते जा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस छोटा होता जा रहा है, ये उसके बारे में है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो बन गया, लेकिन भारत के पास उतने संसाधन है ही नहीं। और यही वजह है कि आज हमारे देश में हर जगह आपको लंबी लाइन दिखाई देगी। और ये लाइन आपके जन्म से शुरू हो जाती है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहले आपको तारीख लेनी पड़ती है, यानी पैदा होने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। इस तारीख के लिए कई दिनों तक आपको लाइन में लगना पड़ता है। जन्म के बाद स्कूल में दाखिले के लिए लाइन लगती है, इसके बाद कॉलेज में दाखिले की लाइन होती है, फिर नौकरी की लाइन लगती है, और इसके अलावा राशन कार्ड की लाइन लगती है, आधार कार्ड की लाइन लगती है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइन में लगना पड़ता है, रेलवे की टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ता है। यानी हमारे देश में जो भी लोग हैं, 142 करोड़ लोग, उनके जीवन में लाइन ही लाइन है। और उन्हें बार बार यही कहा जाता है, आप कतार में हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के लिए भी कई बार हमारे देश में लंबी लाइन लगी होती है। और इस दौरान जब आप लाइन में लगे होते हैं तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि इस बात की बहुत चांस है कि जब आप लंबी लाइन में लगे हैं और आप शरीफ आदमी हैं, आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, समय पर अपना टैक्स भरते हैं, अपने ईएमआई भरते हैं, अपने बिल भरते हैं, आप बेईमानी नहीं करते और अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रतीक्षा करते करते कोई और बेईमान लाइन तोड़कर आपका हक आपसे पहले ही छीन ले। यह भी हो सकता है कि आप किसी और की लापरवाही की वजह से किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाएं, रेलवे दुर्घटना का शिकार हो जाएं, किसी मिलावटी की सामान खाने की वजह से अस्पताल में आप दाखिल हो जाएं और वहां भी लापरवाही या नकली दवाई खाकर आप जीवन भर शायद बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर हो जाएं। कुछ भी हो सकता है। किसी भी देश के लिए उसकी जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन भारत के लिए उसकी यही जनसंख्या अब सबसे बड़ी चुनौती और बोझ भी बन सकती है। और इस बात को आप कुछ और नए आंकड़ों से समझिए। हमें बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार लोगों की जनसंख्या भी अब हमारे देश भारत में ही रहती है।
भारत में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, 31.5 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन है, 25 करोड़ 40 लाख लोग मोटे हैं, मोटापे का शिकार हैं, अनफिट हैं, 18.5 करोड़ लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलसी और सबसे ज्यादा अनफिट लोग भी हमारे देश भारत में ही रहते हैं। भारत में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लगभग 50% लोग दिन में, पूरे दिन में 21 मिनट की शारीरिक गतिविधि भी नहीं करते। और इसीलिए सोचिए, अगर भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा बीमार लोग भी रहते हैं, तो यह भारत के लिए कितनी चिंता की बात है। लेकिन लगता है कि यह चिंता किसी को हो नहीं रही। हालांकि भारत की बढ़ती जनसंख्या कई मायनों में उसके लिए लाभकारी भी है। पहला, अब भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, जहां हर बड़ी कंपनी आकर अपना सामान और अपनी सेवाएं लोगों को बेचना चाहती है। लेकिन होना क्या चाहिए था? हम बाजार तो बन गए, लेकिन हम खरीदारी वाला बाजार बने हैं। हम खरीदार हैं। होना यह चाहिए था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बनता और हम पूरी दुनिया को अपना सामान बेचते। लेकिन बेचने की बजाय हमने पूरी दुनिया का सामान खरीदना शुरू कर दिया। इसीलिए सारी दुनिया की नजर हम पर रहती है। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़ा बाजार इसलिए हैं कि हम सामान बनाकर बेच रहे हैं, बल्कि हम खरीदार हैं। दूसरा, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और ये युवा भारत के लिए एक शक्ति पुंज साबित हो सकते हैं। और इतिहास भी यही कहता है कि अब तक जितने भी देश सफल और विकसित हुए हैं, उन्हें यह कामयाबी तब मिली जब उनकी आधी से ज्यादा आबादी युवा थी। आप अमेरिका की कहानी देख लीजिए, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन भी ऐसे ही देश हैं। और भारत के युवा भी वैसा ही कर सकते हैं जैसा इन देशों के युवाओं ने किया। उन्हें विकसित बना दिया, उन्हें पूरी दुनिया से आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। बस हमारे देश में शर्त यह है कि इन युवाओं को सोशल मीडिया पर अपने समय बर्बाद न करके देश के लिए जी तोड़ परिश्रम करना होगा। और वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या हमारे देश के युवा परिश्रम के लिए तैयार हैं? भारत के युवा अभी प्रतिदिन औसतन 5 घंटे अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, हर दिन 5 घंटे। अभी हमारे देश में जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा तरक्की कर रही है, जो उद्योग सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, वो है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, सोशल मीडिया की इंडस्ट्री, रील्स, एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन डेटिंग एप्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश के जो युवा हैं वो ऑनलाइन डेटिंग पर व्यस्त हैं। हमारे देश के जो युवा हैं वो रील्स देखने में या रील्स बनाने में व्यस्त हैं, वो मनोरंजन में व्यस्त हैं। लेकिन अगर वो ये सब करते रहेंगे तो फिर परिश्रम कब करेंगे? हमारे देश को आगे कब लेकर जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जनसंख्या असल में सारी समस्याओं की जड़ है। और अगर एक ऐसा देश जहां जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, जहां लोकतंत्र भी सबसे ज्यादा है, जहां हर चीज की आजादी भी सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां पर लाइन तोड़ने वाले लोग भी सबसे ज्यादा हैं, इसीलिए वहां जरूरतमंद लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। और ऐसे में शरीफ आदमी उस लाइन में सबसे पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अब हम आपको यह बताते हैं कि 142 करोड़ लोगों के इस लोकतंत्र में आज हमारे देश के एक शरीफ आदमी की क्या हैसियत है, उसकी क्या समस्याएं हैं और वो कैसे हमेशा परेशान ही रहेगा, क्योंकि उसे लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया गया है और उसका पूरा जीवन ये सुनते हुए बीत रहा है कि आप कतार में हैं, कृपया इंतजार कीजिए, और ये इंतजार कभी खत्म नहीं होता। अब हम आपको एक ऐसे बॉर्डर के बारे में बताएंगे जिसे अब तक आपने शायद भुला दिया होगा, आपको याद भी नहीं होगा। इस बॉर्डर का नाम है शंभू बॉर्डर, जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है। और यह वही बॉर्डर है जिसे आज से 5 महीने पहले किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन के कारण हरियाणा पुलिस ने बंद कर दिया था। आपको याद होगा, आज से 5 महीने पहले किसानों ने आंदोलन किया था और दिल्ली कूच का नारा दिया था कि हम दिल्ली जाएंगे और वहां आंदोलन करेंगे। और उस समय इस बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इस बॉर्डर के बंद होने से पंजाब और हरियाणा के 55 लाख आम लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, क्योंकि वो इस हाईवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके कारण दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे इस क्षेत्र में पूरी तरह से ठप, सील्ड या बंद हो गया था। ये हम फरवरी 2024 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह असल में भारत का एक हाईवे है। आपको लगता होगा ये एक बड़ा मैदान है जहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक छोटा सा गांव बसा दिया है, लेकिन ये हाईवे है जो 5 महीने से बंद है।
लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इस बॉर्डर को भुला दिया। लोगों को यह बात याद ही नहीं रही कि अब यह हाईवे समाप्त हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल 5 महीने से कोई नहीं कर रहा। और आपने भी शायद उसके बाद कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की होगी कि इस बॉर्डर का बाद में हुआ क्या, और इस बॉर्डर को बाद में खोला गया या नहीं खोला गया। लोग इसे भूल चुके हैं और लोगों ने इस कड़वी सच्चाई को आखिरकार हार कर स्वीकार कर लिया कि अब यह सड़क हमारे लिए नहीं है, अब हम इसका कभी इस्तेमाल ना करेंगे ना कर पाएंगे। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि यह बॉर्डर 5 महीने के बाद आज भी बंद पड़ा है और अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले 1 हफ्ते के अंदर इस बॉर्डर को खोलने के आदेश दिए हैं और यह भी कहा है कि किसी भी सड़क या बॉर्डर को इस तरह से अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार को इस बॉर्डर को तुरंत खोलना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में अक्सर आंदोलनों के नाम पर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर सड़कों को घेर लिया जाता है और बंद कर दिया जाता है, और जब ये सड़कें बंद हो जाती हैं तो इस पर काफी बहस और हंगामा होता है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सब कुछ सामान्य होता चला जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में द न्यू नॉर्मल कहते हैं। लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों और सरकारों द्वारा बंद की गई सड़कें किसी को परेशान नहीं करती और लोगों को भी इन बंद सड़कों की आदत पड़ जाती है और लोग कोई और सड़क ढूंढ लेते हैं, कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं जहां से पूरा घूमकर नया चक्कर लगाकर वो किसी तरह अपना काम चलाते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं कि अब ये सड़क, ये हाईवे हमें कभी नहीं मिलेगा। और हमारे देश की आम जनता इसे अपनी बुरी किस्मत मानकर ऐसे ही संघर्ष करते रहते हैं हर रोज आने जाने के लिए, और ये बात सोचकर बेबस हो जाते हैं कि अब उन्हें ही किसी और सड़क से अपने काम पर जाना होगा, और इस तरह बड़े बड़े आंदोलन हमारे देश की उन सड़कों को निगल जाते हैं जो सड़कें इस देश के टैक्स पेयर्स यानी आम जनता के पैसे से आम जनता के लिए बनती हैं। अब सोचिए हमारे देश में कितना ज्यादा लोकतंत्र है कि यहां आंदोलनकारी अपने विरोध प्रदर्शन के असीमित अधिकार का प्रयोग करके सड़कें बंद कर सकते हैं, रेलवे की पटरी को रोक सकते हैं, रेलवे स्टेशन को बंद कर सकते हैं। लेकिन जिन आम लोगों के पैसे से ये तमाम चीजें बनती हैं, ये सड़कें बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, वो अपने किसी भी अधिकार का हवाला देकर इन सड़कों को खुलवा नहीं सकते। इस देश का कोई नागरिक अदालत में जाकर यह नहीं कह सकता कि मेरा भी अधिकार है इन सड़कों पर और इसलिए मुझे इस सड़क पर चलने का अधिकार होना चाहिए, यह सड़क खुलनी चाहिए। और जनता को मजबूर होकर सिर्फ इंतजार करना पड़ता है कि एक दिन प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच कभी कोई सहमति बनेगी और ये सड़कें फिर से खुल जाएंगी। आज हमने गूगल अर्थ के जरिए आपके लिए कुछ तस्वीरें निकाली हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे कि ये बॉर्डर हरियाणा के अंबाला और पंजाब के पटियाला शहर को जोड़ता है, और अभी यहां हरियाणा पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए बॉर्डर पर दीवारें खड़ी कर दी हैं, बैरिकेडिंग कर दी है। और इन तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि किसानों ने बॉर्डर पर ही बहुत सारे मकान, कमरे या कह लीजिए एक छोटा मोटा अस्थायी गांव बसा लिया है। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब ये बॉर्डर खुल जाएगा तब ये किसान फिर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और हो सकता है कि ये शंभू बॉर्डर के बाद दिल्ली का सिंघू बॉर्डर इसी तरह से बंधक बन जाए, बंद हो जाए। इसलिए आज दिल्ली के लोगों को हम पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर ऐसे ही बंद हो सकता है जैसे ये बॉर्डर बंद है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यही है शंभू बॉर्डर, हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर। ये वो हाईवे है और ये जो आंदोलन हुआ किसानों का, इस आंदोलन ने इस पूरे हाईवे को निगल लिया। हालांकि हम यहां यह भी जानते हैं कि दिल्ली के लोगों को यह खबर बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों को अब ऐसे आंदोलनों की आदत पड़ चुकी है। दिल्ली दुनिया में विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी राजधानी है, जहां प्रतिदिन औसतन 23 विरोध प्रदर्शन होते हैं। वर्ष 2023 में यानी पिछले साल दिल्ली में 2041 धरने हुए, 1627 विरोध प्रदर्शन हुए, 929 जुलूस निकले, 172 रैलियां हुई और 107 बंद और भूख हड़तालें हुई। और उससे पिछले वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में दिल्ली में 70% आंदोलन ज्यादा हुए। लेकिन फिर भी हमारे देश में विपक्षी दल कहते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, भारत में तानाशाही है और लोगों में असहनशीलता बढ़ रही है। जबकि सच यह है कि दिल्ली के लोगों ने वायु प्रदूषण के साथ
विरोध प्रदर्शनों की वजह से होने वाली समस्या के साथ भी अब एडजस्ट करना सीख लिया है और इतने सहनशील लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और इसीलिए एक और आंदोलन या एक और सड़क बंद होने से दिल्ली के लोगों को अब वो परेशानी नहीं होगी और ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोग, देश के लोग अब इस तरह की घटनाओं पर सहनशील होते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अब उन्हें परेशानी नहीं होती, अब उन्हें गुस्सा नहीं आता, अब वो ये उम्मीद भी नहीं करते कि ये सड़कें कभी खुलेंगी। तो 5 महीने से ये सड़क बंद है, ये पूरा हाईवे 5 महीने से बंद पड़ा है और देखिए देश की जनता इसे भूल चुकी थी। 13 फरवरी को जब पंजाब के हजारों किसानों ने एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर दिल्ली कूच का नारा दिया था, तब शंभू बॉर्डर पर 10,000 किसान थे। लेकिन आज शंभू बॉर्डर पर मुश्किल से 400 किसान भी नहीं है। लेकिन यह बॉर्डर अब भी वैसे ही बंद पड़ा है और इस बॉर्डर के बंद होने से अब तक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और हर रोज 55 लाख लोग इस बॉर्डर के बंद होने से, इस हाईवे के बंद होने से लगातार परेशान हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा है कि वो 55 लाख लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने से खतरे में नहीं आता। लेकिन अगर 400 आंदोलनकारियों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार न मिले तो ये लोकतंत्र खतरे में आ जाता है और हमारे देश की सरकारें भी बॉर्डर्स को, हाईवेज को, सड़कों को बंद कर देती। हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मौजूद हैं और मेरे दाईं ओर आप देखें तो ये है शंभू बॉर्डर। ये शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीनों से बंद पड़ा है और किसान दाईं तरफ यहां पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाकर बैठे हैं। पिछले 5 महीने से इस शंभू बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे पर यातायात ठप पड़ा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग, स्थानीय व्यापारी और छात्र सभी परेशान थे, क्योंकि उनको गांवों से होते हुए राजपुरा और दूसरी जगहों पर पहुंचने पर मजबूर होना पड़ रहा था। बंद पड़े इस हाईवे को खोल दें। जैसा कि आपको मालूम है कि इस हाईवे में 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है और उसी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यहाँ पर किलेबंदी कर दी थी। 16 तारीख को हमारे दोनों फोरमों की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हमारे अगले फैसले जो ले जाएंगे 16 तारीख। हाँ, 16 तारीख को। तो अभी तो आपकी कम जत्थेबंदियां हैं और लोग भी शामिल होंगे, ऐसा कुछ आया सामने? सभी आएंगे जी। हमने सभी को अपील किया, सभी आएंगे, सभी किसान जत्थेबंदियां एक मंच पे इकट्ठी होकर लड़ेंगी। पिछले 5 महीनों से यहाँ पर सैकड़ों किसान इस गर्मी में और सर्दी में डटे रहे और अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है कि ये हाईवे अब खुल जाएगा। वाहन और यातायात जो 5 महीने से ठप पड़ा था, एक बार फिर से यहाँ पर सुचारू रूप से चलने लगेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर, एक मेक शिफ्ट कह लीजिए झोंपड़ी में, जहाँ पर एक प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। बाबा बूढ़ा दल से इनका संपर्क है और देखिए किस तरह से इन्होंने अब यहाँ पे अपने रहने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। कुछ बर्तन भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक कूलर भी कह लीजिए खराब स्थिति में यहाँ पर है, लेकिन गुजारा करने के लिए उन्होंने पूरे इंतजामात माकूल किए हैं। और वहीं पर आप देखिए कि एक पंखे का इंतजाम भी किया गया है और पंखा चल रहा है। हाईकोर्ट ने बोल दिया कि 7 दिनों के अंदर ये हाईवे खोल दो, क्या कहना चाहेंगे? खुलना चाहिए। खुलना चाहिए। हाँ, सबको दिक्कत है, व्यापारी वर्ग को भी दिक्कत है, आम लोगों को भी दिक्कत है, सभी लोगों को दिक्कत है। अगला क्या कदम है आपका? आप दिल्ली जाएंगे? हाँ, जाएंगे दिल्ली। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। आज हमने गूगल मैप्स पर यह चेक किया कि ये पूरा रास्ता जो है कैसे इस पूरे के पूरे हाईवे को निगल लिया गया है। ये पूरा हाईवे अब बचा ही नहीं है। जब हमने चेक किया तो पता चला कि इस देश के नक्शे से एक पूरा की पूरा नेशनल हाईवे गायब हो चुका है और इस नेशनल हाईवे का नाम है दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे, जो पिछले 5 महीनों से बंद पड़ा है और आज इसकी कोई बात तक नहीं कर रहा, क्योंकि लोग इसे भूल चुके हैं। हमारे देश में लोगों की याददाश्त भी बड़ी कमजोर है। देखिए, आज हमने गूगल मैप्स पर एक रूट डाला कि दिल्ली से अगर अमृतसर जाना हो तो कैसे जाना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले जब दिल्ली से अमृतसर जाना होता था तो ये रूट होता था। ये देखिए, ये वो एक्सप्रेस हाईवे है जिसके जरिए हम जाते थे अमृतसर।
यहां जहां मेरी उंगली है, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। और जब इस हाईवे से जाते थे तो 7 घंटे लगते थे अगर आप अपनी गाड़ी से जाएं, लगभग 7 घंटे। अब जब आप गूगल मैप पर यह डालते हैं तो गूगल मैप आपको यह रोड दिखाता ही नहीं है। गूगल मैप आपको बताता है कि यह रोड अब है ही नहीं, इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। और वो आपको यहां से घुमाकर, देखिए ऊपर से, जो मैं आपको दिखा रहा हूं नक्शे से, ऊपर से घुमाकर वहां तब अमृतसर लेकर जाता है। और अब अगर आप जाएंगे इस रूट के बंद होने के बाद, जो 5 महीने से बंद है, अब आपको 8 घंटा और 33 मिनट के आसपास समय लगेगा अगर आप दिल्ली से अमृतसर जाएं। और जब इस रूट से जाते थे तो लगभग 7 घंटे लगते थे। लेकिन 5 महीने से हम पूरा देश नक्शे से ये नेशनल हाईवे गायब हो चुका है। तो आपको वो स्थान दिखाएंगे जहां हाईवे बनने से पहले ही लोगों ने मुआवजे के लालच में उस जमीन पर, उस भूमि पर नकली मकान बना लिए, ताकि जमीनों पर मकान बनने से उन्हें ज्यादा मुआवजा सरकार से मिल सके। और यह सब कुछ मुआवजा माफिया ने किया है। आपने माफिया तो देखे होंगे, शराब माफिया सुना होगा, ड्रग माफिया सुना होगा, भू माफिया सुना होगा, टैंकर माफिया सुना होगा, अपराधियों के माफियों के बारे में सुना होगा। लेकिन ये मुआवजा माफिया इस देश में बिल्कुल नया है। ये नया बिजनेस आइडिया है और ये बेईमानी के मुआवजे का एक नया बिजनेस मॉडल आप सबके सामने लेकर आया है। यह खबर मध्य प्रदेश से आई है, जहां भारत सरकार ने एक नया नेशनल हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ेगा। इस नेशनल हाईवे में 70 किलोमीटर की 4 लेन सड़क मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बननी है और इस हाईवे को लेकर सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे होने का मतलब यह है कि सिंगरौली के 33 गांवों में ऐसी सभी जमीनों को चिन्हित किया जा चुका है जिनका हाईवे बनाने के लिए अधिग्रहण होना है। और जब अधिग्रहण होता है तो सरकार एक सर्कल रेट के हिसाब से किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा देती है और यहीं से मुआवजा माफिया अपना काम शुरू करता है। और सिंगरौली में बिल्कुल यही हो रहा है। तस्वीरें आप देखते जाइएगा साथ साथ। सिंगरौली में जैसे ही मुआवजा माफिया को यह पता चला कि सरकार ने किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है, तो इस मुआवजा माफिया ने किसानों से संपर्क करके उन्हें यह बताना शुरू किया कि अगर वो अपनी खाली पड़ी जमीनों और खेतों पर कुछ छोटे मोटे नकली मकान बना लेंगे और ये बताएंगे कि हम यहां रहते हैं, तो उन्हें उनकी जमीनों का सरकार से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। और इसी के बाद सिंगरौली के 33 गांवों में जिस जगह से हाईवे को गुजरना था, वहां ज्यादा मुआवजा पाने के लालच में 1 महीने के अंदर 2500 से ज्यादा मकान बन चुके हैं। और ये सारे मकान अंदर से खोखले हैं। इनमें 4 फीट की चारदीवारी है, ऊपर से टिन का शेड डाला हुआ है। और ये मकान इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को सरकार से ज्यादा मुआवजा मिल सके। ये रहने के लिए नहीं बने हैं। रहने के हिसाब से इनमें कोई बिल्डिंग मटेरियल भी नहीं लगाया है। बहुत कमजोर मकान है, रहने के काबिल नहीं। ये दिखावटी मकान है, दिखाने के लिए कि सरकार को यह बताया जा सके कि हम यहां रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा मुआवजा चाहिए। अब देखिए बिजनेस मॉडल क्या है। असल में जब जमीन खाली होती है तो उसका मुआवजा कम मिलता है, और जब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन हो जाता है या कोई मकान या भवन बन जाता है तो उस जमीन का मुआवजा 4 गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी 1 एकड़ जमीन का मुआवजा 5 लाख रुपए है, तो उस पर मकान बनने के बाद उसी जमीन का मुआवजा 4 गुना बढ़कर 20 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि सिंगरौली में हाईवे बनने से पहले किसानों की जमीनों पर नकली मकान बन गए, और इन मकानों को किसानों ने नहीं बल्कि मुआवजा माफिया ने बनाया है। मुआवजा माफिया लोगों से यह सांठगांठ करता है कि वो उनकी जमीन पर मकान बनाने का खर्च उठाएगा, और जब उस मकान का मुआवजा तय होगा तो सरकारी अधिकारियों की भी जेब गर्म करेगा। रिश्वत देने का काम भी उन्हीं का है। और इसके बाद जब उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा तो इसमें एक बड़ा हिस्सा ये माफिया ले जाएगा और एक हिस्सा जमीन का मालिक ले लेगा। यानी ये माफिया इन किसानों के पास आते हैं, उनकी जमीनों पर ये नकली घर बनाते हैं, इन मकानों का सर्वे करने वाले सरकारी अधिकारियों को घूस देते हैं ताकि वो कागजों में इन्हें मकान या भवन बनाकर दिखा सकें, और मुआवजे की राशि को सरकारी अधिकारियों से बढ़वा लेते हैं। और जब बढ़ा हुआ मुआवजा आता है तो उसमें से घर वाले मुआवजे का 80% हिस्सा इस माफिया को जाता है और बाकी 20% मुआवजा और जमीन का पूरा मुआवजा किसानों को मिलता है। और यह बेईमानी ऐसे ही चलती रहती है, और शायद इसीलिए हमारे देश में यह कहावत कही जाती है कि मेरा देश महान लेकिन 100 में से ज्यादातर बेईमान। तो
अब यह रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे जो लाइन से आप देख रहे हैं ये मकान नहीं, सिर्फ दीवारें हैं, और दीवारों के साथ साथ इसमें कई शेड पड़े हैं। कई ऐसे मकान हैं जहां पे अभी ऊपर शेड नहीं लगाए हैं, सिर्फ बाउंड्री वाल बना दी गई है और काफी कमजोर टाइप में ये घर बनाए गए हैं। ये सिंगरौली से प्रयागराज को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में मुआवजे के खेल के लिए ये घर बनाए गए हैं। जी हो गया, स्थानीय लोगों के वही जैसे 200-500 घर बने हैं और कुछ सीधी सिंगरौली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दूर दूर के लोग भी आके और एग्रीमेंट पे कुछ पैसा मुआवजे की लालच से घर और वगैरह बनवाए हैं यहाँ पे। तो क्या इन घरों पे कोई रहता है? जो नहीं रहते तो अभी कोई नहीं है, खाली मुआवजे के दृष्टिकोण से बनाया गया। किस तरह एग्रीमेंट होता है, किस तरह खेल होता है? एग्रीमेंट हो गया जैसे किसी पट्टेदारी की जमीन है, गरीब है व्यक्ति, तो कोई आया और बोला कि भाई आपको जमीन का पैसा कम मिलेगा और घर बनेगा उसका ज्यादा पैसा मिलेगा, तो हो गया 20%, 30% मालिक को दे के और बाकी 70%, 80% प्रॉफिट के उसमें घर बनवा देते हैं, वही स्टाम्प वगैरह में लिखवा के। यही सब चल रहा है। सर्वे के बाद इस तरह के घर बनाए गए हैं ये? नहीं, ये तो सर्वे के पहले ही बने हैं। हाँ। सर्वे तो बाद में हुआ, नापी वाला। अच्छा, तो बाहर के लोग भी बनाए हैं? पहले तो यहाँ जो प्रशासन का अमला है वो कह रहा था कि यहाँ पे जब मैंने सर्वे कराया था 400 से 500 घर थे, आज की डेट में 3000 घर हैं, तो क्या है? नहीं होंगे 3000 घर। अब ये सर्वे टीम और उनके पास जो रिकॉर्ड होगा वही कंफर्म कर पाएंगे। ये तो आंकड़ा अपने पास नहीं है, ये कैसे हम बता दें 500 थे कि 3000 हो। अब रिकॉर्ड प्रशासन के पास है, वही कंफर्म कर पाएंगे कौन स्थानीय है कौन बाहरी है। ये तो बाहरी लोगों ने बनाया है, ये आपको है? बनाए हैं, बिल्कुल। हाँ बनाए हैं, कुछ लोग बनाए हैं। मैं दिखा देता हूँ कि इन घरों के लिए बाकायदा विभाग द्वारा नंबरिंग की गई है, लेकिन इन घरों में रहने वाला कोई नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हैं ये जो लाइनें से बने हैं, ये पूरे घर मुआवजे के लिए बने। पूरे रूट इसी रूट से राष्ट्रीय राजमार्ग जाना है जो सिंगरौली से प्रयागराज जाएगा। ये देखिए इस घर के में मैं कैमरामैन को चाहूँगा दिखाएं, ये घर में ताले लगे हुए, इन घरों में कोई रहने वाला नहीं। इतने बड़े बड़े काफी दूर तक इन घरों का क्षेत्रफल है, ये बनाए गए हैं, लेकिन इन घर में कोई रहने वाला नहीं। ये दूसरा घर है, ये दूसरा घर है। ये यहाँ पे NH 157 का वो भी लगा है, यहाँ पे इन घरों की नंबरिंग कर दी गई है, लेकिन इन घरों में कोई व्यक्ति अभी तक रहने वाला नहीं है। देखिए यहाँ भी पूरी तरह से ताले लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर कोई नहीं रहने वाला है। यहाँ से जहाँ तक आप देखेंगे हर जगह घर ही घर दिखाएंगे, लेकिन कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा, साथ ही उनके फोटो जियोटैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। प्राथमिक आकलन के अनुसार लगभग 500 मकान पुराने पाए गए हैं, साथ ही लगभग 2500 मकान नए निर्माण या जो आंशिक रूप से बने हुए पाए गए हैं। अब देखिए, हमने आपको इस बिजनेस मॉडल की, इस गोरख धंधे की खबर दिखाकर इस माफिया के पूरे बिजनेस मॉडल को चौपट कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस इलाके में कोई कलेक्टर भी होगा, इस इलाके में SDM भी हैं जो अभी आपसे बात कर रहे थे, इस इलाके में प्रशासन भी है, और इनमें से किसी को यह पता नहीं चला कि उसी इलाके में बड़ी संख्या में हजारों, लगभग 3000 मकान बन गए हैं जहां से यह हाईवे बनना है। और उन्होंने इन सारे मकानों को बनने दिया और यह सब कुछ होने दिया। और आप यह भी सोचिए कि अगर हमें यह बात पता चली है, हमारे रिपोर्टर को यह बात पता चली है, आम जनता को यह बात वहां के पता है, तो क्या कलेक्टर को नहीं पता होगी, SDM को नहीं पता होगी? और इसीलिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्हें भी यह बात हमसे पहले पता होनी चाहिए थी। और आज हम उन्हें भी ये कहना चाहेंगे कि ये जो नया गोरख धंधा है, जो नया बिजनेस मॉडल बन रहा है, उन्हें इसकी पूरी जांच करवानी चाहिए। और अगर उनके प्रशासन का कोई अधिकारी इन लोगों से मिला हुआ है तो उस पर सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए। वो बस दिखाएंगे जो सालों से बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना इंश्योरेंस के और बिना परमिट के चल रही थी। और जब इस बस की दुर्घटना हुई तो इसमें 18 बेकसूर और शरीफ लोग मारे गए। यह सड़क दुर्घटना 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई थी।
जहां एक डबल डेकर बस ने सड़क पर ओवरटेक करते समय एक टैंकर को टक्कर मार दी और इस सड़क दुर्घटना में इस बस में यात्रा कर रहे 18 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक मासूम बच्चा भी था। तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भयंकर दुर्घटना यह हुई होगी। आज हमारी खबर यह नहीं है कि यह दुर्घटना हो गई, खबर यह है कि दुर्घटना कैसे हुई और आज भी हमारे देश में हजारों लाखों लोग जो इस तरह की अवैध बसों में यात्रा कर रहे हैं, वो कैसे अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस डबल डेकर बस से यह सड़क दुर्घटना हुई, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 3 साल पहले 1 जनवरी 2021 को ही एक्सपायर हो चुका था। इस बस का रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर 2023 को यानी पिछले साल एक्सपायर हो चुका था। इसका इंश्योरेंस 13 फरवरी 2024 को एक्सपायर हो चुका था। इसका परमिट 2 जनवरी 2024 को एक्सपायर हो चुका था और इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट 15 अप्रैल 2024 को एक्सपायर हो चुका था। यानी इसके पास एक कागज नहीं था। इसके पास ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना इंश्योरेंस है, ना परमिट है, ना पोल्यूशन सर्टिफिकेट है। फिर भी ये बस लगातार सड़कों पर दौड़ रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए इस बस पर 80 ऑनलाइन चालान हो चुके थे और ये सारे चालान पेंडिंग हैं, यानी लंबित हैं। इस पर 80 चालान हुए जो कि इसने भरे ही नहीं और इससे आप समझ सकते हैं कि यह बस पिछले 3 वर्षों से सारे नियमों को तोड़कर, सारे नियमों को सड़क पर अपने नीचे रौंद कर हमारे सिस्टम को खराब कर रही थी। और जबकि जो चालान हुआ था, एक नहीं 80 चालान हुआ था और वो 80 चालान होने के बावजूद भी किसी ने इसे रोका नहीं और इन चालानों का भी इस बस के मालिक और ड्राइवर पर कोई असर नहीं हुआ और इस बस ने आखिरकार 18 लोगों की जान ले ली। इसकी दुर्घटना हुई, 18 लोग मारे गए। इसलिए आज मैं ये खबर आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें भी तभी पता चला जब 18 लोग मारे गए और ये दुर्घटना हो गई। अब सोचिए इसके जैसी हजारों बसें हमारे देश में चल रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। उस दिन पता चलेगा जब उन बसों की भी दुर्घटना अगर भगवान ना करे हो जाए और उसमें किसी की जान चली जाए, उसके बाद जांच होगी। अगर परिवहन विभाग, आरटीओ अधिकारी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और लोकल पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो यह बस 3 साल पहले ही जब्त कर ली जाती। लेकिन जिस बस का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट तक खत्म हो चुका था, उस बस को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भी बार बार मौके दिए जाते रहे और हमारा सिस्टम, प्रशासन, सरकार, पुलिस इस बस के मालिक को सिर्फ चालान भेजने की खानापूर्ति करता रहा, जिसके कारण उन्नाव में 18 लोगों की जान इस बस ने ले ली। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह बस जोधपुर में जिस प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, उस एजेंसी की 39 में से 35 बसें ऐसी ही हैं जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और परमिट सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद यह बस आज भी, जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, अब भी ये बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं और इनमें हर रोज हजारों यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करते हैं और बाद में जब इन बसों के कारण लोगों की जान चली जाती है तो कहा जाता है कि ये लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए, इनकी मौत आई थी, किस्मत में यही लिखा था, क्या कर सकते हैं। जबकि हकीकत में यह सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि यह हत्या है और उन्नाव की इस घटना में भी यही हुआ है। इस घटना में न सिर्फ बस अवैध थी बल्कि बस को चलाने वाले दोनों ड्राइवर भी लापरवाह थे, जो समय से पहले दिल्ली पहुंचने के चक्कर में और दिल्ली से बिहार में सवारियों का एक और चक्कर लगाने के लिए ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। यात्रियों ने बताया कि पूरी रात उस ड्राइवर ने ऐसे ही गाड़ी ओवर स्पीडिंग की और लापरवाही से गाड़ी चलाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दुर्घटना हुई और जहां से यह बस दिल्ली आ रही थी, उस एक्सप्रेस वे पर बहुत सारे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनकी दिन भर निगरानी होती है। कहीं भी इन कैमरों की मदद से इस बस को ओवर स्पीडिंग करने के लिए रोका नहीं गया। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना नहीं है बल्कि इनका उद्देश्य लोगों से सिर्फ जुर्माना वसूलना है। हमारे देश में प्रतिदिन औसतन 5 करोड़ लोग सरकारी और प्राइवेट बसों में सफर करते हैं। 5 करोड़। इनमें भी सबसे ज्यादा लोग प्राइवेट बसों में यात्रा करते हैं और ये प्राइवेट बसें कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं उस पर हमने आपको पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी
और आपको बताया था कि कैसे ये दूसरी राज्य तो छोड़ दीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में ही इन प्राइवेट बसों ने सड़कों पर अपने अलग अवैध बस स्टॉप्स बना लिए हैं और ये लोगों की जान की कीमत को कुछ नहीं समझते और ना ही हमारी व्यवस्था, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस इनका कुछ बिगाड़ पाती है। दिल्ली में आपको सड़कों पर अवैध बस स्टॉप्स मिल जाएंगे जहां पर ये प्राइवेट बस सर्विस जो हैं इन्होंने अपने अपने बस स्टेशंस बना लिए। पति थे हमारा, एगो भाई था। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहा था, भाई गाड़ी चलाता था, पति कमाने जा रहा है। क्या खबर मिला है आपको? खबर हम तो कार पर आते गोटा कहा से एक्सीडेंट हो गया, फोन किए तो दूसरा आदमी फोन उठाया, खराब आदमी घायल है। एगो पोता के, पोती के, आज दो बहू के, 3 गो पोता सोए हुए थे। एक बैग आंधी तूफान के जैसा ऐसा लगा कि हाथ सी लगा, अब शीशा वो सब उड़ उड़ के उसमें पड़ने लगा था मुंह हाथ पे, तो जल्दी धुआं एकदम भर गया था। तो लड़की को उठाए और उठा के भागने का कोशिश किया, उतरा ही नहीं दे रहा था। लोग सब उसमें था तो कोई मदद किया, उतार दिया। बहुत ऐसा आदमी सब उसमें मर गया है। पूरा परिवार किसी का चला गया हुआ है, किसी के भाई चला गया, किसी का बहन है, किसी की माँ है। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, एकदम शीशा गिरा है ना, ज्यादा आग लग गया ना, इसीलिए। तो आप लोग कितने लोग थे साहब? मैं अकेले थे। और बस में कितने लोग रहे? नहीं पता कितने, वो चेयर में 3 आदमी थे, एक केबिन में 3 आदमी थे। 3 और 5 बजे के बीच में ये घटना हुई है। जैसे कि सब लोग सो गए, तो फिर पता नहीं ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाया, क्या किया, किसी को पता नहीं है। वो दूध वाली टैंकर में जब गाड़ी लगी, फिर गाड़ी एकदम से रुकी, तो सब लोग शोरगुल करके निकलना चालू कर दिए, जिसमें मैं भी था। मैं भी निकल गया, 1-2 आदमी और थे, उनको निकाले हम लोग। हमारे देश में यूं तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में सबसे सस्ती चीज क्या है? वो है इंसान की जान। और कैसे छोटा छोटा मुनाफा कमाने के लिए हमारे देश के बेईमान लोग जो हमारे सिस्टम से मिले हुए हैं, प्रशासन से मिले हुए हैं, सरकारी अधिकारियों से मिले हुए हैं, पुलिस से मिले हुए हैं, वो छोटा सा मुनाफा कमाने के लिए भी हमारे देश के एक शरीफ आदमी की जान को खतरे में डाल देते हैं, या कह लीजिए कि उसकी जान की बोली लगा देते हैं। और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। ये सारी बसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हजारों की संख्या में आज चल रही हैं, ये सिर्फ इसलिए चल पा रही हैं क्योंकि ये लोग जो इनके ऑपरेटर्स हैं, ये लोकल पुलिस को पैसा देते हैं, ये लोकल प्रशासन को, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को पैसा देते हैं। बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए ये सड़कें एक दिन क्या 1 घंटे के लिए भी नहीं चलेंगी। और आप चुनौती देकर देखिए, अगर कोई बस वाला सारे कागज होने के बावजूद भी इन पुलिस वालों को और सरकारी अधिकारियों को, ट्रांसपोर्ट विभाग के लोगों को रिश्वत देने से मना कर दे, तो सारे कागज सही होने के बावजूद भी ये उसकी बस को थाने में जमा कर देंगे, थाने में लाकर खड़ी कर देंगे, चलने नहीं देंगे। लेकिन इन बसों को हमेशा चलने देंगे क्योंकि इन्हीं से तो इनका घर चलता है। इसलिए आप सब लोग सावधान रहिए, सचेत रहिए, और जब भी आपको ऐसा कहीं लगे कि कोई इस तरह की अवैध बस आपको दिखाई दे रही है, उसका वीडियो जरूर बनाइए और उसे सोशल मीडिया पर जरूर डालिए। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि बेईमानी का यह बिजनेस मॉडल आपके देश में चल रहा है, सरकारें इसे रोक नहीं सकती, सरकारी अधिकारी और पुलिस इसे कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो इससे ही तो अपनी जेब भरते हैं। तो इसे रोकने का जो कर्तव्य है आखिरकार अब आपके पास आ गया है। अगर आप चाहें तो ये सब रुक सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं बंदूक की गोलियां भी दूध, बिस्किट, अंडे, चिप्स या पैसे की तरह बिक सकती हैं, पैसे की तरह एटीएम से निकल सकती हैं? लेकिन अमेरिका में आजकल ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका में ऐसे एटीएम खुल गए हैं जिनसे लोग किसी भी समय बंदूक के कारतूस निकाल सकते हैं। यहां से पैसा नहीं निकलता एटीएम से, बंदूक के कारतूस निकलते हैं। और ये एटीएम यानी वेंडिंग मशीन्स अमेरिका के ग्रोसरी स्टोर्स में लगा दी गई हैं।
अमेरिका में 21 साल से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति अब बंदूक की गोलियां खरीद सकता है और यह सुविधा वहां अब 24 घंटे उपलब्ध है और इसके लिए किसी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। और ये मशीनें अमेरिका की हथियार बनाने वाली एक कंपनी ने लगाई है जिसका नाम है अमेरिकन राउंड्स। और इन मशीनों को लगाने का मकसद है अमेरिका में गोलियों की बिक्री को और ज्यादा बढ़ाना, कारतूस की बिक्री को बढ़ाना। और सोचिए, ये खाने वाली नहीं, मारने वाली गोलियां हैं, जो गोलियां लोगों की जान लेती हैं। लेकिन इन गोलियों की बिक्री बढ़ाने के लिए अमेरिका में अब ये एटीएम टाइप मशीनें लगा दी गई। इन मशीनों से जो लोग कारतूस निकालेंगे उनकी उम्र को वेरीफाई करने के लिए इसमें एज वेरीफाइंग सिस्टम लगाया गया है, जिसमें लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन करना होगा और उसके बाद लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक इन मशीनों से कारतूस मिलने शुरू हो जाते हैं। और इन मशीनों से शॉटगन, हैंडगन और यहां तक कि राइफल की बुलेट्स भी खरीदी जा सकती है। अमेरिका में कारतूस के एटीएम ऐसे समय में खुल रहे हैं जब वहां हर दिन औसतन 100 लोग मास शूटिंग की घटनाओं में मारे जाते हैं। आज पूरी दुनिया में 4 देश ही ऐसे हैं जहां के नागरिकों को हथियार रखने का संवैधानिक अधिकार है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। आज जिस तरह आप भारत में किसी खिलौने की दुकान पर जाकर अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाकर आप अंडा खरीद सकते हैं, ब्रेड खरीद सकते हैं, मक्खन खरीद सकते हैं, उतनी ही आसानी से अमेरिका में दुकानों पर यह बंदूक मिल जाती है। आज अमेरिका में हर 100 लोगों पर 120 बंदूकें हैं, जबकि इसी सूची में दूसरे स्थान पर यमन है, जहां हर 100 लोगों पर 52 बंदूकें हैं। भारत में हर 100 लोगों पर सिर्फ 5 बंदूक है। और यह स्थिति भी तब है जब अमेरिका में लगभग 60% लोग चाहते हैं कि इस गन कल्चर को समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए। और अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जहां गन कल्चर की वजह से लोगों के लिए आत्महत्या करना बहुत आसान हो गया है और दूसरों की हत्या करना भी आसान हो गया है। 2019 में वहां लगभग 24,000 लोगों ने अपनी बंदूक से ही गोली मारकर आत्महत्या की थी। अमेरिका की गन लॉबी इतनी मजबूत है कि वो इसके खिलाफ किसी भी सरकार को कानून लाने नहीं देती। और इनमें भी अमेरिका की नेशनल राइफल एसोसिएशन इतनी मजबूत और शक्तिशाली है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर खुद इसके सदस्य रह चुके हैं। और अब तो ये कंपनियां ग्रोसरी स्टोर्स में भी अब बंदूक की गोलियां बेचने लगी। और प्रेम भी क्या चीज है, बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है।